अच्छा नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और मुक्स ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं जब लंग्स में से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वाले जरासीम एस्केप हो जाते हैं और वो नियर बाय ब्लड वेसल के अंदर या कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो लंग से आउट हो गया तो इससे हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या उसको हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। जब ये लंग से निकल जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन के जो मेनिंजेस के जो लेयर है उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस हो जाता है। हम उसको कहते हैं कि पेशेंट को अब ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हो गया। अगर ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है और क्लिनिकल साइन उसके मेनिंजाइटिस के मिलते तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अब जो मेनिंजाइटिस के कॉजेटिव एजेंट है इसका मतलब वो ट्यूबरक्लोसिस वाला यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हो सकता है। फिर नेक्स्ट इसका टारगेट टिश्यू हार्ट, सही है, और उसके अंदर पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम लेयर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे उस वाले लेयर को फाइब्रोस बना देता है, कैल्सिफाइड हो जाते हैं, वो वाला एरिया कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो लेयर फाइब्रोसिस के शिकार हो जाते हैं। फिर हार्ट को एक्टिव एनवायरनमेंट या हम कहते हैं कि फ्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल रहा होता है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, हम उसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि इसके अंदर हार्ट को उसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है। हार्ट नॉर्मली जब डायलेट हो रहा होता है तो मसल भी उसके साथ डायलेट होते हैं। अगर मसल इस जरासीम की वजह से फाइब्रोसिस के शिकार हुए तो वो डायलेट नहीं होंगे, हार्ट कंस्ट्रक्ट रहेगा, पेशेंट को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये जब इन्फ्लेमेशन काज करे तो पेशेंट को एडिसन डिजीज हो जाती है, तो हमें एडिसन डिजीज के क्लिनिकल साइन भी मिलते हैं। अगर टीबी है पेशेंट को और हमें एडिसन डिजीज के साइन मिल रहे होते हैं तो इसका मतलब कि उसने एड्रिनल ग्लैंड को भी इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट ओस्टियोमाइलाइटिस, नॉन पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई काज कर रहा होता है। अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और साथ में वो जॉइंट की भी कंप्लेन कर रहा होता है या बोन के अंदर पेन की कंप्लेन कर रहा होता है तो इसका मतलब कि इस पेशेंट को ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है और उसके कॉजेटिव एजेंट ट्यूबरकुलोसिस है। लीवर के अंदर अगर ये दाखिल हो जाते हैं, लीवर को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो लीवर के अंदर हमें जो एंजाइम है वो एलिवेटेड अगर मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट की अगर एपेटाइट डिक्रीज है, ठीक है, भूख उसको नहीं लगती और पेन की भी कंप्लेन कर रहे हैं एब्डोमिनल साइड पे, तो इसका मतलब लीवर इन्वॉल्व है, पेशेंट को हेपेटाइटिस है और कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वर्टेब्रल बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज करे तो उसको हम पोर्ट डिजीज कहते हैं, और जो नंबर वर्टेब्रा है मोस्ट कॉमनली उसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। इसके अलावा ये निक के सराउंड में जो लिम्फ नोड है उसके अंदर भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो जाती है, हम उसको कहते हैं स्क्रेपुला या सिंपल अल्फाज में इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड या लिम्फ एडिनोपैथी, क्योंकि ये वाले लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, ये तो इसके हो गए कॉम्प्लिकेशन। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है इनिशियल स्टेज के अंदर, चाहे वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो, इनिशियल स्टेज के अंदर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्पफुल नहीं होती टीबी को डायग्नोस करने में। सेकंड पे हम आते हैं मेंटोक टेस्ट पे या हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। करते क्या है, इसके अंदर ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन आते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को और 2 से 3 दिन के बाद उसको दोबारा बुलाते हैं। अगर वहाँ पे स्वेलिंग 5+ है यानी 5 mm हुई है तो इसका मतलब ये पेशेंट हाई एक्सपोजर है, हाई रिस्क पे, इसको ज्यादा चांसेस है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अगर 5 ना हो 10 mm वहाँ पे स्वेलिंग हुई हो तो उसके चांसेस थोड़े से और कम हो जाते हैं, लेकिन एक्सपोजर फिर भी ज्यादा है। अगर 15 mm स्वेलिंग हो आफ्टर ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन तो इसका मतलब उसको कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा मेंटोक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, हम स्क्रीनिंग के तौर पे कर रहे होते हैं। ये हमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस या एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ नहीं बताते कि पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। रिजल्ट इसका फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है और फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस का एक्सपोजर है तो ये टेस्ट नहीं है, तो ये टेस्ट हमें कहता है कि नहीं, इस पेशेंट को एक्सपोजर है। या दूसरे अल्फाज में याद कर लो, अगर बीमारी नहीं है, लेट्स सपोज ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ये टेस्ट हमें कहता है कि हाँ इस पर्सन को है, तो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट को बीमारी होती है, सही है, लेकिन टेस्ट हमें कहता है कि बीमारी नहीं है, तो वो वाला रिजल्ट कहलाते हैं फॉल्स नेगेटिव।
असल में जो टेस्ट की दो चीज़ें होती है, हमें जो चाहिए होती है वो टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, दोनों चीज़ें 100% होनी चाहिए। यानी हम उसका मतलब ये लेते हैं कि सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि टेस्ट हमें बताए कि इन लोगों को बीमारी है, सही है, और इन लोगों को बीमारी नहीं है, 100% हमें बताए। यानी ट्रू नेगेटिव रिजल्ट दे और ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो ये ट्रू पॉजिटिव का मतलब कि जिनको बीमारी है उन्हीं का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, और ट्रू नेगेटिव का मतलब होता है कि जिनको बीमारी नहीं है सिर्फ उनके ही टेस्ट नेगेटिव आ जाए। तो ये टेस्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं इंटरफेरोन गामा रिलीजिंग, इससे ब्लड टेस्ट है, ये हम करवाते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कि पेशेंट को ज्यादा चांसेस है आपके इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं, ये भी हम उसके लिए चेक करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट और प्लस फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे देते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट उसके कंफर्मेशन के लिए, डायग्नोजिंग के लिए स्पूटम सीएसए, अगर वो किसी पेशेंट का पॉजिटिव आया नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर पे अगर हमने स्पूटम किया और उसके अंदर हमें एसिड पास बेसिलाई ये वाला बैक्टीरिया मिला, ये भी पॉजिटिव आया नंबर 2। ठीक, थर्ड पे अगर इमेजिंग टेस्ट हमने किया, एक्सरे या सीटी स्कैन, और उसके अंदर बोन कॉम्प्लेक्स, रेंकी कॉम्प्लेक्स या कैविटरी लीजन या ग्रेनुलोमा अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, कंफर्म ट्यूबरक्लोसिस है। हमें अगर बोनी कॉम्प्लेक्स या कैविटरी लीजन हमें मिलता है तो इसका मतलब कि इस पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमें कौन सा लीजन मिलेगा, सही है, उसके ये दो चीजें पॉजिटिव होंगे, सही। और इमेजिंग टेस्ट के अंदर हमें कौन सा साइन मिलेगा, वेरी गुड, कैल्सिफाइड लीजन हमें मिलेगा या कैल्सिफाइड केसिस नेक्रोसिस हमें मिलेगा, उसके सराउंड में कैल्सिफिकेशन हुई होगी, तो इसका मतलब कि ये पेशेंट अब इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है या लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में ये चला गया है।